नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम रिसेंट में सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि करंट अफेयर अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर वी गिव टू मच वेटेज टू करंट अफेयर। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि करंट अफेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंट है अभी नहीं है, कितना हमें वेटेज इसको देना चाहिए स्पेशली आफ्टर 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसको हम समझेंगे कुछ पार्ट्स के थ्रू। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, देन आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस, देन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वहां से कुछ क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा दैट विल रिफ्लेक्ट देयर, देन विल अंडरस्टैंड व्हाट हाउ एंड वेयर एस्पेक्ट ऑफ द करंट अफेयर और कैसे प्रीलिम्स में हमें अप्रोच करना है। दैट पार्ट विल डिस्कस देयर। क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, उन सोर्सेज को कैसे पढ़ना है, एंड देन कैसे मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ मार्क्स को व्हाइल यूजिंग द करंट अफेयर, उसको समझेंगे। अब अगर आपको कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ोगे तो कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में नहीं आई। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे स्पेशली रिगार्डिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ करंट अफेयर ओवर हाइप्ड या अभी भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों आया, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक बैकग्राउंड आपको देता हूँ। तो बेसिकली आई वाज गोइंग थ्रू यूट्यूब एंड आई सॉ so many videos talking about current affairs, saying that it is not as important as it was before। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि करंट अफेयर अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न current affair or prioritize current affair over other subject। that creates a kind of confusion especially in this era of information, जहाँ पे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है एंड आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को सही माना जाए या खराब माना जाए, या किसको एक्सेप्ट किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है। आई होप इससे आप कुछ वैल्यू निकाल पाओगे और ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। What has been my experience with the current affair? So मेरा पहला अटेम्प्ट था इन 2015। तो मैंने सारे बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर लिए थे अच्छे से, करंट अफेयर भी अच्छे से कर लिया। टेस्ट सीरीज जो मैंने ज्वाइन की थी बाजीरामन रवि की एंड इनसाइट आईएएस की, वहां पे मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे। आई वाज गेटिंग अराउंड 200-300 rank out of 14-15,000 people। So I was confident। I have read current affair once और स्टैटिक पार्ट जो था वो भी अच्छे से मेरा कवर था। पर जब एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया तो मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ। कट ऑफ वाज अराउंड 107.34 और मेरे नंबर आए 103.34 अराउंड। अब ये साल अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसी साल टीना डावी ने टॉप किया था, टॉप दिस एग्जाम, और उनके नंबर थे इन 90s। और एक मीम भी बहुत वायरल हुआ था रिगार्डिंग रिजर्वेशन। उसमें उस लड़के के इतने मार्क्स थे और उसने कहा कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ और टीना डाबी का प्रीलिम्स हो गया, इवन दो शी वाज गेटिंग मार्क्स इन 90s ओनली। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट वो लड़का मैं नहीं था और मैं उसकी बात से भी सहमत नहीं हूँ। मेरा यह मानना है कि ठीक है, रिजर्वेशन सही है और टीना डाबी ने टॉप किया इसलिए नहीं क्योंकि उसने प्रीलिम्स में 90s में मार्क्स लाए थे, रादर मेंस में टीना डाबी के सबसे ज्यादा मार्क्स थे और इसके लिए इन्होंने बहुत पहले से मेहनत की होगी। सो जो रैंक बनती है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स एग्जाम, रादर based on the mains examination। So she had credentials, she had, you can say, knowledge, and because of that knowledge she got the first rank। हालांकि उनको बेनिफिट मिला रिजर्वेशन का, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पॉइंट ऑफ डिबेट फॉर अ डिफरेंट टाइम। अभी के लिए समझते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। सो इस बार गलतियां क्या हुई, वैसे तो बहुत सारी गलतियां हुई, पर गलतियां हुई कि मैंने रिवीजन पे फोकस नहीं किया, स्पेशली करंट अफेयर की। करंट अफेयर को मैंने एक बार पढ़ा और बाद में जो मैंने पढ़ा वो या तो मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े सेट, और बाद में जो मैंने पढ़ा वो या तो सीरीज के थ्रू पढ़ा या कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किया, रादर देन रिवाइजिंग द कंप्लीट थिंग सब्जेक्ट वाइज। दूसरा कि जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो बहुत सारे जो स्टैटिक पार्ट, जो आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब में भी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हुई होती है। तो वहां पे रोल आता है रिवीजन का। तो मैंने रिवाइज नहीं किया और आई वाज नॉट सिलेक्टेड इन प्रीलिम्स बाय 4 मार्क्स। अच्छा, अब दूसरी कहानी बताते हैं। जब मेरा हुआ तो मैंने करंट अफेयर को 3 से 4 बार पढ़ा, स्टैटिक सब्जेक्ट भी तब तक मेरे 3 से 4 बार हो चुके थे। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, जब स्टैटिक पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग, करंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों जब कंबाइन हुए, देन यू कुड इंटर रिलेट दीज थिंग्स। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो यूपीएससी में आते हैं दे डू नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर, रादर डायरेक्ट करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो काफी कम होता है। जो एक करंट अफेयर और स्टैटिक का जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बिकॉज आई रेड करंट अफेयर एंड स्टैटिक मल्टीपल टाइम्स, सो आई वाज एबल टू इंटरलिंक वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वेरियस आइडियाज, और उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बिकॉज नाउ यू आर बीइंग एबल टू इंटरलिंक, नाउ यू हैव डेवलप्ड कॉन्फिडेंस, नाउ यू आर
being able to replicate those things in your test series. So ये रहा इंपॉर्टेंस रिवीजन का, ये रहा इंपॉर्टेंस करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर आप जब 3 बार रिवाइज करते हो तो बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक जो है वो वहां पे रिपीट होते हैं, जैसे मनी बिल हो गया या रूल ऑफ गवर्नर हो गया, या बहुत सारे इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं जो रिपीट होंगे वहां पे, या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहां पे कॉन्सेप्ट पूछेगा यूपीएससी एग्जाम में, और वो कॉन्सेप्ट किसी न किसी तरीके से यूज हुआ होगा करंट में, और जब आप करंट पढ़ रहे होगे तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। यू मे नॉट फाइंड दोज कॉन्सेप्ट्स इन एनी पर्टिकुलर बुक, बट वो कॉन्सेप्ट आपका वहां से रिवाइज होगा जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और अगर वहां पे सही सोर्स फॉलो कर रहे हो आप तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे डिटेल में डिस्कस भी हुआ होगा। सो बाय दैट वे यू आर स्टडीइंग a static subject using the current information, using the current link. So यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ लेती है करंट से। यूपीएससी नॉर्मली बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है, रादर ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी आपकी, जब आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किए हो, जब आपका सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा कमांड हो, जब आप इंटरलिंक कर पा रहे हो, जब आप करंट में कोई चीज हो रही हो उसको स्टैटिक से जोड़ के आप चीजों को कॉम्प्रहेंसिवली यानी ब्रॉड बेस्ड मैनर में समझ पा रहे हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि जब मैंने ये किया मल्टीपल टाइम्स रिवीजन एंड देन इंटरलिंकिंग दोज कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग दीज थिंग्स इन द टेस्ट पेपर जो कि मैं सॉल्व कर रहा था, तो ये जब तीनों चीजें हैं जब ये कंबाइन होती हैं तो दे क्रिएट अ वेरी पावरफुल टूल। और उस बार जब मेरा हुआ तो मेरा कट ऑफ मार्क्स से 20 मार्क्स के ऊपर थी, कट ऑफ वाज इन 90s एंड मेरे नंबर आए थे 1118, और सो मेरे करीब 15 से 20 नंबर ज्यादा आ रहे थे कट ऑफ से। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, रादर मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिनका हुआ है दे ऑल हैव मोर और लेस सिमिलर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन इज की। ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस कि कैसे करंट अफेयर ने हेल्प किया मुझे एक अच्छे नंबर लाने में इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस आपके यूपीएससी की एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन की संख्या होती है 15 से 20, ये एवरेज है। इसके बीच में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर, जैसे कोई इवेंट हुआ या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई दैट वाज इन न्यूज, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी संख्या होती है 15 से 20, ये घटती रहती है, कभी 14 हो जाएगी, कभी 26 हो सकती है। सो इट वेरीज अराउंड 15 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है और जहां पे हेल्प करेगा आपको रिवीजन, जहां पे हेल्प करेगा आपको मल्टीपल रिवीजन विद ऑथेंटिक सोर्स, वो है करंट एंड स्टैटिक का कॉम्बिनेशन। करंट और फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है वो आपको हेल्प करेगा इन फेचिंग गुड मार्क्स। सो 30 to 35 क्वेश्चन आपके करंट से आते हैं अगर इनको भी आप जोड़ लेते हो, और इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया देन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ इज मोस्टली इन 90s। अभी लास्ट 2-3 साल से तो 70s में भी आ गई थी। 2024 का अभी तक डेटा नहीं आया है, पर मे बी इट विल बी 80s और 90s एट मैक्स, बट नॉट मोर देन दैट। तो आप समझ रहे हो कि अगर आपके 7 नंबर भी यहाँ से आ रहे हैं कंप्लीट के, सो उसके बाद आपको कितना चाहिए, 30 से 40 नंबर और आप ले आओगे बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ के, तो यू विल बी बेटर प्लेस्ड, और यू कैन से कि आपका जो क्वालिफिकेशन का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, तो करंट अफेयर ही पढ़ लें हम, अगर इतना ही आसान है कि 30 क्वेश्चन करके 60 नंबर ले आए, बाकी के कुछ सही हो जाएंगे अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस में, तो अपना तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो करंट अफेयर पढ़ के ही क्यों ना हम टॉप कर जाएं। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आपको ध्यान में देना है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछती है, नॉट आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर लाइक व्हेन यू स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, रादर ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि अगर एथिक्स कमेटी न्यूज में थी तो एथिक्स कमेटी के बारे में पूछेंगे, वो कुछ करंट का पोर्शन उठा लेंगे और कुछ पोर्शन स्टैटिक का रखेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने करंट पढ़ लिया तो आपने एथिक्स कमेटी पढ़ ली, रादर आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। जब आप दोनों चीजों को समझ पाओगे तभी जाके उनके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, तभी जाके आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। सो आपको इसलिए दोनों चीजों का रिवीजन करना है। आपके जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, इन सब का रिवीजन आपको करना है, साथ में ही करंट का भी रिवीजन करना है। देन आपको इंटरलिंक करना है। इंटरलिंक आप कब कर पाओगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी, जब आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो। मल्टीपल रिवीजन आप कब कर पाओगे, जब आपके सोर्सेज लिमिटेड हो, क्योंकि समय तो लिमिटेड है। अगर आपने सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ा लिए तो मल्टीपल रिवीजन इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ लो आप, आपके पास इंफॉर्मेशन का जो बेस है वो बहुत बड़ा हो जाए, बट आप उस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो सोर्सेज है वो आपके लिमिटेड होने चाहिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस दी करंट अफेयर। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे ये जो करंट अफेयर स्टैटिक का जो कॉम्बिनेशन है ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए 2024 में अगर देखें आप
तो करंट अफेयर से डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चन थे, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं बट उनकी संख्या कम थी। बट अगर आप लिंक करोगे उनको करंट अफेयर को स्टैटिक से, तो देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर। अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर किया है, जो करंट में टॉपिक्स थे उनको आपने अच्छे से कवर किया है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस इन द यूपीएससी 2024, अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विद ऑफ द स्टैटिक सब्जेक्ट एज वेल। सो समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तभी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। देखिए ये क्वेश्चन है डिलिमिटेशन कमीशन पे। अब डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज में था क्यों? क्योंकि सेंसस कंडक्ट होने वाला है और सेंसस के बाद गवर्नमेंट ने ये प्लान कर रही है कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे, सो दैट उसके बेसिस पे दोबारा जो पार्लियामेंट में सीट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, घटाया जाए, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज में था। अभी ये स्टैटिक सब्जेक्ट भी है, इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कितनी बार आया, यहाँ पर डेट भी है तो ये करंट हो जाता है। अगर आपने करंट में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन कब कब बना है, तो टोटल 4 बार बना है। ये इसका सही आंसर है। लास्ट वन वाज इन 2002। सो ये देखिए आपका स्टैटिक प्लस करंट से ये मिलके आया क्वेश्चन। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, अगर आपने करंट में पढ़ा होता तो ये भी सही होता, अगर आपने स्टैटिक किया होता तो भी सही होता, दोनों को मिला के आप पढ़ रहे हो तो भी सही होगा। नेक्स्ट, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जल्दी ही बनाई हुई एक पोजीशन है इन द मिलिट्री। ये क्योंकि अभी रिसेंट फिनोमेना है तो ये न्यूज में रहता है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, तो आपको करंट भी पता होना चाहिए प्लस स्टैटिक, क्योंकि ये इतना रिसेंट भी नहीं है, ये 1-2 साल में नहीं बनाई गई है, इसको बनाए हुए करीब 5-6 साल हो गए हैं आई थिंक, और ये न्यूज में था रिसेंटली। तो इसलिए जब आप करंट पढ़ोगे तो वहां पे अगर कोई अच्छी मैगजीन है तो जो न्यूज में आर्टिकल है उसको तो एक्सप्लेन करेगी ही, साथ में इस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में भी आपको बताएगी कि किस तरह की पोजीशन है, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी चीजों को लेबोरेटली कवर करेगी। तो वहां से क्या होता है, वहां से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कि इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। बेसिकली ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन एमंग 3 सर्विस चीफ, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो, तीनों में जो सबसे सीनियर लीडर होगा, ही और शी ऑटोमेटिकली विल बिकम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विसेज चीफ। अब ये गलत है क्योंकि मिलिट्री कमांड ये नहीं करते हैं, रादर ही रिप्रेजेंट्स दीज 3 सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री। नॉर्मली क्या होता था, कोहेरेंस की कमी थी क्योंकि तीनों जो सर्विसेज हैं उनके चीफ्स अपनी अपनी बात रखते थे, तो समटाइम्स दे लैक कोहेरेंस, इंटीग्रेशन की कमी थी। उसको लाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन बनाई गई, जिसके थ्रू एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में तीनों सर्विस आपस में डिस्कस करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के थ्रू अपनी बात को रखेंगे मिनिस्ट्री के साथ, सो दैट जो सिविलियन हेड हैं विच इज मिनिस्टर, और जो मिलिट्री के हेड हैं, अपॉइंटेड हेड हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं डिफेंस फील्ड के, वो होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड सो दैट दे कैन कोऑर्डिनेट इन इंटीग्रेटेड इन कोहेरेंट मैनर। तो उसके लिए पोस्ट बनाई गई थी, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल दीज मैटर्स। So basically he is a principal military advisor. So basically he represents the views of all the 3 services टू दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो ये 3 पॉइंट दिए गए। अब ये करंट में था, तो करंट से आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में नॉलेज आएगी, वहां पे डिस्कस किया गया होगा इस पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में। अब अगर आप स्टार्टिंग में इसको ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, या कोई भी अलग बुक पढ़नी पड़ेगी आपको मोटी सी, देन यू विल फाइंड एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑफिस। तो इसलिए ये दोनों को आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आंसर सही है। तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, आपको लगेगा नहीं कि करंट का है क्योंकि ये ऑफिस बहुत पहले बना था, बट बिकॉज इट वाज इन न्यूज, अगर आपने करंट अफेयर सही से कवर किया होता तो वहां पे इसके बारे में डिटेल चीजें बताई गई होंगी। नेक्स्ट समझते हैं एथिक्स कमेटी। इसकी बात मैंने की थी कि कैसे महुआ मोइत्रा एक वेस्ट बंगाल की एमपी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे और उसके बाद एथिक्स कमेटी बैठी थी जिसमें उनको बर्खास्त कर दिया गया था फ्रॉम द पार्लियामेंट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत से तो वहां पे भी आपका ये कवर हो जाएगा, पर जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो वहां पे भी ये कवर हो जाएगा आपकी मंथली मैगजीन में, क्योंकि वहां पे भी एथिक्स कमेटी के बारे में चीजें कवर होंगी, स्पेशली वो चीजें कवर होंगी जिसकी वजह से वो न्यूज में था। ठीक, अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपसे पता लगेगा कि ये कमेटी के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप अच्छे से करंट अफेयर कर रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन कौन सी चीजें अभी इंक्लूड की गई हैं। अब देखेंगे आप तो ये सब पहले इंक्लूड हो गए थे। रानी की वाव आई थिंक 2014 में ही हो गया था, देन महाबोधि टेम्पल उससे पहले हुआ होगा। तो 2023 में क्या क्या इंक्लूड हुआ, तो ये तो 2023 में इंक्लूड हुए। अब आपको स्टैटिक सब्जेक्ट की नॉलेज होगी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या है यूनेस्को की, तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तब आपको तो आपके ये दोनों ऑप्शन कवर हो जाएंगे, रानी की वाव एंड महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। बट इन दोनों ऑप्शन को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। 2023 की जो मंथली करंट अफेयर आ रही होगी वहां पे ये चीजें मेंशन होंगी। इन दोनों को कंबाइन करके आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसलिए स्टैटिक प्लस करंट दोनों का कॉम्बिनेशन करने से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे। नेक्स्ट, ये सिंडिकेट लेंडिंग की बात की थी, कैसे मैंने कहा था कि करंट अफेयर में ये न्यूज में था
क्योंकि एसबीआई ने करीब $1 बिलियन की फंडिंग का जुगाड़ किया था थ्रू दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, सिंडिकेटेड लेंडिंग। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ढूंढने जाओगे किसी भी स्टैटिक इकोनॉमी की बुक में, तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये आपको करंट में ही मिलेगा। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सिंडिकेटेड लर्निंग के ऊपर जब न्यूज आई होगी तो वहां पे इस पर्टिकुलर टर्म को भी डिस्क्राइब किया गया होगा कि ये क्या चीज है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंडिकेटेड लर्निंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। इसमें क्या होता है कि जो बोरोइंग अमाउंट होता है वो काफी बड़ा होता है, तो एक किसी पर्टिकुलर लेंडर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतना इतना बड़ा अमाउंट वो लेंड कर सके। तो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ लेंडर्स they come and they create a syndicate and they lend to the borrower। इससे कई फायदे होते हैं। तो इसको लेंड पैसा मिल जाता है, दूसरा रिस्क जो है, जो ये बोरोवर्स अगर डिफॉल्ट करता है, जिसने भी लोन लिया है अगर वो डिफॉल्ट करता है तो रिस्क किसी एक पर्टिकुलर लेंडर पे नहीं जाएगा, रादर जो सिंडिकेटेड लेंडर है, जितने भी लेंडर इन्वॉल्व है उसमें, उन सबके ऊपर जाएगा। देन सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड, कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये क्रेडिट लाइन भी हो सकती है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही आता है आपका। तो यहाँ पे अगर करंट अफेयर आपने अच्छे से किया होता तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप कोई स्टैटिक पढ़ोगे तो लर्निंग के बारे में आप समझ सकते हो, रेड लाइन के बारे में आप समझ सकते हो, डिफॉल्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में समझ सकते हो, बट जो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए आपको करंट अफेयर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ सोवरेन करेंसी। डिजिटल रुपी की बात है। डिजिटल रुपी बहुत बार न्यूज में रहा है, तो डिजिटल रुपी का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने के लिए आपको डिजिटल रुपये के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके स्टैटिक में आ गया, फंडामेंटल में आ गया, बट न्यूज में था इसलिए वहां पे चीजें डिस्कस हुई होंगी, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स जो रेलेवेंट एस्पेक्ट हैं वो डिस्कस हुए होंगे, और जब आप उनको पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इनको आप एक बार देख लेना, या जब भी आप पीवाईक्यू लगाओगे तो वहाँ पे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ इन चीजों को समझ सकते हो। मैं यहाँ पे बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है अभी भी, अगर आप स्टैटिक के साथ लिंक करके उनको समझ रहे हो तो। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर समझ रहे हो, सिर्फ कोई बुक, कोई यू कैन से न्यूज आर्टिकल या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जस्ट एज ए करंट अफेयर थिंग, वो सही नहीं है। बट अगर आप उसको सिंक करके पढ़ रहे हो विथ योर स्टैटिक सब्जेक्ट, विथ योर फंडामेंटल सब्जेक्ट, देन दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ऐसे ही दो एग्जाम्पल और मैंने दिए हैं, जैसे ये लैंड, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडरेशन प्रोग्राम, ये आई थिंक 2013-14 में लॉन्च किया गया था, और अभी न्यूज में है क्योंकि करीब 35% जो विलेजेस हैं वहां पे डिजिटाइजेशन हो गया है, इस वजह से ये 2023 में न्यूज में था, गवर्नमेंट ने डेटा दिया था। न्यूज में आया तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा कि न्यूज में भी था, साथ में इस प्रोग्राम की फीचर्स क्या क्या है। जैसे कि फेडरल सेक्टर स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट 100% फंडिंग प्रोवाइड करती है। देन अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड। सो इसी पर्टिकुलर मैप की वजह से ये न्यूज में था इन 2023। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 8 शेड्यूल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, और उनमें जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें ट्रांसलिटरेट करना है जो भी लोकल लैंग्वेज में डेटा होगा वहां। तो ये भी इसके अंदर एक स्कीम है। आप पढ़ोगे तो बहुत सारे सब स्कीम्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। आपको कब समझ में आएगा, जब आप करंट पढ़ोगे साथ में इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 सही हो गया। देन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, अब मणिपुर का इशू हमेशा रहता है न्यूज में इन रिसेंट पास, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझोगे कि ये काउंसिल बुलाई गई, वहां पे मणिपुर के सीएम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पे अगर आप पढ़ते तो इस पर्टिकुलर काउंसिल के बारे में भी डिटेल में बताया गया होगा। तो यहाँ पे स्टैटिक और करंट को आपने लिंक किया है, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा और करंट अफेयर में मिल जाएगा। करंट अफेयर में पढ़ोगे आप तो वहां पे क्लैरिटी आएगी कि होम मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होते हैं, दो ही वॉज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, बट ऑफिशियली या उस एक्ट के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट है उसके अंदर ये नहीं बोला गया है कि होम मिनिस्टर भी एक मेंबर होंगे, रादर ये लोग मेंबर होंगे, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड 3 और लोग जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। और प्रेसिडेंट किसी को भी चेयरमैन बना सकते हैं उस पर्टिकुलर काउंसिल का, और वो पर्सन जो भी इसके मेंबर है इनमें से भी कोई हो सकता है और कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो गया। तो देख रहे हो आपकी करंट और स्टैटिक का लिंक करके आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये हो गया एग्जांपल के थ्रू कि कैसे करंट अफेयर अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो प्रीलिम्स हमारा करीब है जिसके बारे में समझते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, यू हैव टू अलॉट एटलीस्ट 1 आवर फॉर दिस। देन मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना है, कोई भी एक मैगजीन आप उठाओ। आई पर्सनली प्रेफर विजन आईएएस क्योंकि दे हैव ए रेपुटेशन एंड दे हैव वेरी लार्ज टीम जो प्रॉपर रिसर्च के बाद एक बहुत ही डेडिकेटेड करंट अफेयर बनाती है और उसी के लिए जानी जाती है। स्पेशली मेंस के लिए, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा उनका करंट अफेयर होता है। और अगर आप फोकस कर रहे हो कि आप जो करंट अफेयर स्टैटिक से लिंक होकर आता है उनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको ये जरूरी है क्योंकि ये करंट अफेयर के साथ ही स्टैटिक वाला एस्पेक्ट भी कवर करते हैं अच्छे से लिंक करके। तो इसलिए
इनका मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लिंक करके पढ़ाते हैं, मेंस का अच्छा कवरेज होता है इनका, और मेंस में भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए अलग से पढ़ने के लिए। सो वहां पे अगर आपने मंथली करंट अफेयर 3 से 4 बार पढ़ी है तो मेंस में आपका काम आसान हो जाता है। सो इसलिए मंथली करंट अफेयर एंड कैसे पढ़ना है, सो देखिए 3 रीडिंग कम से कम चाहिए आपको। पहली रीडिंग में आप मंथली करंट अफेयर पढ़ो जैसा कि वो आती है फर्स्ट रीडिंग में। देन सेकंड रीडिंग में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, जैसे पॉलिटी आया है तो पॉलिटी का पढ़ो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, सिक्योरिटी का अलग से पढ़ो, एंड इन्वायरमेंट का अलग से पढ़ो। ऐसे सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ो कि अगर आप अप्रैल से पढ़ रहे हो तो अप्रैल से मार्च तक का एक साथ पढ़ डालो, पॉलिटी का सारा करंट अफेयर, इन्वायरमेंट का सारा करंट अफेयर, इंस्टेड ऑफ लर्निंग देम मंथ बाय मंथ, लर्न देम इन अ सीक्वेंस, जिससे कि आपका लिंक बन जाए। कोई चीज रिपीट हो रही है बार बार तो आपको समझ में आ जाए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप टाइम कम लगाओगे या उस पर ज्यादा फोकस करोगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। नेक्स्ट क्या करना है आपको, कि जब दूसरी रीडिंग आप कर रहे हो तभी आप आइडेंटिफाई कर लो कि प्रीलिम्स के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। इसी टाइम पे आप मार्क कर लो इसको, चाहे हाईलाइटर से कर लो आप डिफरेंट कलर के, या अगर आप डिजिटली बना रहे हो तो वहां पे कुछ अपना टेक्निक डेवलप करो तो मार्क दीज थिंग्स। और जब आप तीसरी रीडिंग कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स वाले पे ज्यादा फोकस करो, कंबाइंड वाले पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि फर्स्ट टू रीडिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है स्टैटिक की भी और करंट की भी। आपने थर्ड में क्या करना है, लिंक करना है, और लिंक वाले एस्पेक्ट ज्यादा फोकस करना है, और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट है उन पे ज्यादा फोकस करना है। जब आपने 3 बार ये कर लिया तो आपका जो करंट अफेयर है ये अच्छे से तैयार हो गया। अच्छा, इस बार भी आपको सब्जेक्ट वाइज ही करना है। सब्जेक्ट वाइज करने से क्या होता है कि लिंक बन जाता है आपका, आपको पता रहता है कि इस महीने में क्या हुआ, ऐसे से क्या क्या चीजें डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुआ। अलग अलग अगर आप पढ़ते हो तो आपका लिंक टूट जाता है सब्जेक्ट का, और कई बार आपको कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में दिक्कत आती है। तो ये हो गया हाउ। नेक्स्ट अपना PT 365, ये विजन वाले निकालते हैं एग्जाम के 1-2 महीने पहले। इसमें क्या होता है कि बेसिकली प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर न्यूज में होता है वो यहाँ पे दिया होता है, तो आपको एक समराइज्ड वे में टू द पॉइंट करंट अफेयर मिल जाता है, जिसको एक तरह से चीट कोड आप मान सकते हो कि कुंजी टाइप की होती है जो एग्जाम के पहले निकालते हैं ये लोग। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है इसका क्योंकि ये फैक्चुअल ज्यादा है, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग वाला कम मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और अगर आपने मंथली करंट अफेयर अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो वो क्वेश्चन आपके वहां पे सॉल्व नहीं होंगे। अच्छी बात क्या है कि आपको ये हेल्प करता है इन सब्सटैंशिएटिंग योर इन्फॉर्मेशन, स्पेशली विथ रिगार्ड टू प्रीलिम्स। सो इसको क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये आपका जो इन्फॉर्मेशन इसको सब्सटैंशिएट करेगा। कुछ छूट गया है तो आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये। देन कैसे पढ़ना है, इसमें क्या करना है आपको कि इंडेक्स इसका उठाना है, देन मंथली करंट अफेयर आप उठाओ, एंड देन सब्जेक्ट वाइज आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो PT 365 में कवर है पर आपके मंथली करंट अफेयर में कवर नहीं है। उन टॉपिक्स को आप PT 365 से पढ़ लो। साथ में ही एक और लिस्ट बनाओ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी आप कवर कर लो PT 365 से। पर आपको पूरा PT 365 कवर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपका जो मंथली करंट अफेयर है वहां से जो आउटपुट मिलना है वो कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक रिकॉल वैल्यू होती है, आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो आपका जो रिकॉल वैल्यू है वो बढ़ जाता है, रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने आपकी जो पिक्टोरल मेमोरी है वो बूस्ट होती है अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो। तो इसीलिए ट्राई करो कि आप मंथली करंट अफेयर को ही बार बार पढ़ो। जो चीजें छूट गई हैं सिर्फ उन चीजों को आप पिक करो, कहां से, PT 365 से। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर। अब टेस्ट पेपर में आपको क्या करना है कि किसी अदर सोर्स का टेस्ट पेपर लगाओ आप। अगर आप विजन का मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो विजन का टेस्ट पेपर मत लगाओ, टेस्ट पेपर लगाओ आप किसी अदर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का। जो भी PYQs के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना रहा है, आप 1-2 टेस्ट पेपर लेके मैच करो, समझो कि क्या उनके जो क्वेश्चंस हैं वो PYQs स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप उनको उठाओ और उनके टेस्ट पेपर सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो कहीं कुछ गैप्स रह रहे होंगे आपकी इन्फॉर्मेशन में, वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। जब आप टेस्ट पेपर को रिवाइज करोगे, उसके एक्सप्लेनेशन को रिवाइज करोगे, तो जो भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी उस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में। दूसरा क्या होता है कि जब आप एक सेम सोर्स पढ़ते हो और उसी सोर्स का टेस्ट पेपर लगाते हो तो ये कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप आ जाते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन सही होते हैं, आपने जो पढ़ा वही आ गया और आपने सही मार्क कर दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार आपके बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। एग्जाम में आप जाते हो तो वहां पे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, और देन यू गो इनटू शॉक। इससे बचने के लिए भी आपको जो टेस्ट पेपर है वो ऐसा चूज करना है जो किसी डिफरेंट सोर्स का हो। तो वहां से 2 फायदे होंगे, एक तो आपका सोर्स डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस की दिक्कत नहीं आएगी, आप ग्राउंड पे रहोगे, आपको चीजें पता रहेंगी कि कैसे अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कि कैसे अगर
क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको नहीं पता है, तो भी कैसे इनको टैकल करना है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ द करंट अफेयर। अब समझते हैं कि फाइनल थॉट क्या है। देखिए, मेरा मानना है कि अंडरस्टैंडिंग एंड काम कॉन्फिडेंट माइंड इज बेटर देन और ग्रेटर देन दी वास्ट अमाउंट ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन। तो आप सोर्स डिफाइन कर लो, मंथली करंट अफेयर मैं विजन की पढ़ता था एंड आई फाइंड इट वेरी रेलेवेंट। देन पीटी 365 ये भी विजन का ही आता है। यहाँ से जैसा मैंने बताया कि आप उठा लो कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छूट रहा है आपका, वो पढ़ लो आप। देन टेस्ट पेपर, ये हर साल चेंज होता रहता है। कोई अपना टेस्ट पेपर बढ़िया कर देता है किसी साल कोई खराब कर देता है। आपको ध्यान देना है कि पीवाईक्यूज के स्टैंडर्ड का हो और आप उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर लगाओ, 10 से 15 टेस्ट पेपर एटलीस्ट, एंड अपनी नॉलेज को सब्सटेंशिएट करो विद दोस थिंग्स। तो ये आपके करंट अफेयर के सोर्सेज हो गए। इससे बाहर आप कुछ मत पढ़ो, डोंट रीड एनीथिंग आउटसाइड दिस। इतना आपने कर लिया मल्टीपल टाइम्स तो आपका करंट अफेयर सॉर्टेड है और आपके एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे in the prelims examination. I can guarantee you that. So this is all about करंट अफेयर, कैसे पढ़ना है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी और क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। क्योंकि यूपीएससी भी कितना क्वेश्चन रहेगा स्टैटिक से भागे, उसको भी लिंक करना है, उसको भी चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसको भी चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग कैसे बनाएगा? बाय इंक्लूडिंग दी न्यू डेवलपमेंट्स इन द क्वेश्चंस। वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे आपके करंट अफेयर्स। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक को भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो बाय फोकसिंग टू मच ऑन द करंट अफेयर। एट द सेम करंट अफेयर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बाय फोकसिंग टू मच ऑन द स्टैटिक सब्जेक्ट। तो जरूरी है कि आप दोनों को कंबाइन करो, दोनों को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इंटरलिंक करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए एंड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए आगे बढ़िए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। विद दिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू अगेन।